ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, इस हफ्ते यानी 22 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर द ग्रे मैन रिलीज हुई, जिसके को राइटर, को प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है रूसो ब्रदर्स। फिल्म मार्क ग्रेनी की 2009 में प्रदर्शित हुई सेम नाम की नॉवेल पर आधारित है और ऐसा कहा जा रहा है कि इस फिल्म को आगे भी कंटिन्यू किया जाने वाला है। इसके सीक्वल्स आने वाले हैं और वो सीक्वल्स भी मार्क ग्रेनी की नॉवेल्स पर ही आधारित होने वाले हैं। द ग्रे मैन कुल मिलाकर 2 घंटे और 9 मिनट की है। अमेरिका में इसे एक हफ्ते पहले यानी लगभग 15 जुलाई को थिएटर में लिमिटेड स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और तुरंत अगले हफ्ते नेटफ्लिक्स पर इसे वर्ल्ड वाइड रिलीज किया गया। ऐसा कहा जा रहा है कि नेटफ्लिक्स की अब तक की सबसे बड़ी, सबसे बिग बजट फिल्म है। $200 मिलियन उन्होंने इस फिल्म पर खर्च किए हैं, यानी किसी मार्वल की फिल्म के उतना इसका बजट है। स्पाइडरमैन नो वे होम का बजट ठीक इतना ही था, $200 मिलियन। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना सारा पैसा नेटफ्लिक्स ने इस प्रोजेक्ट पर, इस फिल्म पर लगाया है। और जब हम ये सब बातें सुनते हैं कि भाई $200 मिलियन का बजट है, नेटफ्लिक्स ने काफ़ी ज़ोर शोर से इसे प्रमोट भी किया था। क्रिस इवांस, रायन गॉसलिंग, अना दे आर्मास जैसे काफ़ी बड़े बड़े चेहरे भी इस फिल्म में हैं। और रूसो ब्रदर्स, जिन्हें हम अभी के समय का सबसे सक्सेसफुल फिल्म मेकर भी कह सकते हैं, इतने सारी बातें जब हम किसी फिल्म के बारे में सुनते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, हमारे जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि पता नहीं, मतलब ऐसा क्या है कि नेटफ्लिक्स ने इतना सारा पैसा इस फिल्म पर, इस प्रोजेक्ट पर लगाया है। पर जब फिल्म देखकर मैंने कंप्लीट की तो ठीक है, मतलब देखिए, जो फाइट सीक्वेंसेस थे, जो एक्शन कोरियोग्राफी थी, वो सच में बहुत बहुत बढ़िया थी और वहाँ पर लगता भी है कि हाँ, उन्होंने यहाँ पर काफ़ी सारा पैसा खर्च किया है उन एक्शन सीक्वेंसेस को शूट करने के लिए। पर कहानी की तरफ अगर हम देखें तो कहानी में कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या कुछ हमें नया देखने को मिला है, ऐसा हमें कहीं पर भी नहीं लगता। और कहानी इतनी टिपिकल सी होने के कारण जो इतने ओवर द टॉप और इतने, मतलब इतने बड़े बजट के साथ शूट किए गए जो एक्शन सीक्वेंसेस है, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इतना सारा खर्चा इतनी टिपिकल सी कहानी पर मतलब इतना खर्चा इस कहानी पर करने की आवश्यकता थी क्या? ये सबसे पहले तो हमारे मन में प्रश्न आता है। देखिए, परफॉर्मेंसेस सभी के बढ़िया थे, एक्शन सीक्वेंसेस भी बहुत बहुत बढ़िया है, पर कहानी में वैसा कुछ नयापन नहीं था। 2 टिपिकल सी बातें, सब प्लॉट हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक तो है कि जैसे कोई सिक्योरिटी एजेंसी है, CIA, यहाँ पर CIA को दिखाया गया है। वो कुछ क्रिमिनल्स को हायर करते हैं ताकि वो दूसरे कुछ टेररिस्ट वगैरह है या बड़े जो खतरा है दुनिया के लिए, उनको मारने के लिए वो क्रिमिनल्स को हायर कर रहे हैं। ये एक सब प्लॉट है, जो बात हम इससे पहले कई बार देख चुके हैं। भारत की हम बात करें तो सबसे पहले तो हमारे सामने शोले का नाम आता है, या अभी हाल ही के समय हॉलीवुड की किसी फिल्म की हम याद करें तो सुसाइड स्क्वाड उसका सबसे बढ़िया उदाहरण है। तो इस प्रकार से रायन गॉसलिंग का जो कैरेक्टर है उसे भी हायर किया जाता है और उसके बाद फिल्म डायरेक्टली 20 वर्ष आगे बढ़ जाती है। उससे CIA का एजेंट बनाया गया है और उसका नाम है सियरा 6। ये एक सियरा प्रोजेक्ट के अंदर वो काम कर रहा है और उसके जैसे और भी कई सारे एजेंट्स हैं जो पहले क्रिमिनल थे और उन्हें अभी CIA के द्वारा हायर किया गया है और उनके थ्रू फिर वो जो दूसरे लोग हैं उनकी वो हत्या करवाते हैं, उन्हें मरवाते हैं। अब इसके बाद में जो रोग एजेंट, जो वो बात भी हम इससे पहले सैकड़ों फिल्मों में देख चुके हैं कि कोई सिक्योरिटी एजेंसी है, उसका कोई जो एजेंट है उसे कुछ सीक्रेट्स पता चल जाते हैं अंदर के, और फिर वो रोग या मतलब वो भाग रहा है। वो कुछ बातें ऐसी है, सीक्रेट्स उस एजेंसी के बारे में जिसे वो रिवील करना चाहता है, पब्लिक डोमेन में लाना चाहता है, कुछ लोगों को वो एक्सपोज करना चाहता है। इसलिए वो अपनी ही एजेंसी के लोगों से वो भाग रहा है और उसे मारने के लिए किसी को हायर किया गया है या उसी एजेंसी के लोग उसे मारना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं। इस सेम थीम पर आधारित भी हमने सैकड़ों फिल्में देखी हुई है, बॉलीवुड में भी, हॉलीवुड में भी, दूसरी भी कई सारी। तो ये 2 मुख्यतः यहाँ पर सब प्लॉट है। यहाँ पर भी जो सियरा 6 यानी रायन गॉसलिंग का जो कैरेक्टर है, वो भी 20 वर्ष के बाद में CIA के द्वारा मतलब उसे ही मारने का प्रयास किया जाता है। उसे भी कुछ सीक्रेट पता चलता है। वो सीक्रेट क्या है, उससे वो किसे एक्सपोज करने वाला है या क्या बातें उसे CIA के बारे में पता चलती है, ये सब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर कहानी बहुत ज़्यादा टिपिकल थी, एक्शन सीक्वेंसेस बढ़िया थे, पर इतनी टिपिकल सी कहानी के लिए जो इतने लार्जर देन लाइफ, इतने ओवर द टॉप जो एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए गए हैं, क्या उनकी आवश्यकता थी? ये सबसे बड़ा प्रश्न हमारे मन में आता है। मतलब
ठीक है, हम पूरी फिल्म को देख पाते हैं, फिल्म हमें कोई डिसअपॉइंट नहीं करती है, पर ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस फिल्म देखने से पहले आप मत रखना। धनुष का जो कैरेक्टर है उसे भी काफ़ी ठीक ठाक तरीके से फिल्म में दिखाया है। मतलब पूरी फिल्म में उसे कोई भी हरा नहीं पाता, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी बात, उसे थोड़ा सा एक अपने उसूलों वाला एक प्रकार से उसे दिखाया है। उसे एक मर्सनरी दिखाया है जिसे हायर किया जाता है सीआईए के द्वारा रैन गॉसलिंग के कैरेक्टर को मारने के लिए। और जब उसके अपने भी कुछ खुद के उसूल हैं, उसके विरुद्ध वो अगेंस्ट वो नहीं जाता है। जब उसे पता चलता है कि भाई ये सीआईए के जो कुछ लोग हैं वो छोटे छोटे बच्चों को तक यूज़ कर रहे हैं, उन्हें तक मारने का कुछ वो सोच रहे हैं वगैरह, ये जब उसे पता चलता है धनुष के कैरेक्टर को, तो वो अपने आप को अलग कर लेता है उनसे। तो इस प्रकार से काफ़ी ठीक ठाक रिस्पेक्टेबल ऐसा वो कैरेक्टर है, उसे दिखाया है फिल्म में। हाँ, हालांकि स्क्रीन टाइम उसे बहुत कम दिया गया है, मुश्किल से 10-1 मिनट का स्क्रीन टाइम उसे दिया गया होगा। और उसके साथ धनुष के कैरेक्टर के साथ जो कुछ एक्शन सीक्वेंसेस शूट किए गए हैं, वहाँ पर कुछ बहुत ऐसा उन्होंने खर्चा किया हो ऐसा नहीं है। ओवरऑल एक ठीक ठाक से फिल्म थी, बस ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस आप मत रखना। क्रिस इवांस का जो एक निगेटिव कैरेक्टर है यहाँ पर, एक प्रकार से साइको उसे दिखाया है। बहुत अंदर से थोड़ी थोड़ी बातों पर वो बहुत गुस्सा हो जाता है और उस गुस्से में वो कुछ भी कर बैठता है, इस प्रकार का वो पात्र है। और सबसे ज़्यादा कोई कैरेक्टर हमें किसी का अगर पसंद आता है तो वो है रैन गॉसलिंग का। उसकी एक बैकग्राउंड, उसके पास्ट के बारे में भी कुछ बातें हमें आगे जाकर पता चलती है कि वो क्यों जेल में था, उसके पीछे क्या रीज़न है। और वो रीज़न भी बहुत ज़्यादा टिपिकल सा था, जो आजकल लगभग ज़्यादातर कंटेंट में, चाहे वो फिल्में हो, वेब सीरीज़ हो, वहाँ पर ज़्यादातर जगह पर वही बातें हमें देखने को मिल रही है। मतलब वही पेरेंटल अब्यूज़ वगैरह वगैरह। मतलब आजकल की फिल्में देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई दुनिया को आतंकवादियों से खतरा नहीं है, क्रिमिनल्स से, बड़े बड़े क्रिमिनल्स से खतरा नहीं है। क्रिमिनल्स के अंदर भी इमोशंस होते हैं, आतंकवादियों के अंदर भी इमोशंस होते हैं। सबसे बड़ा खतरा दुनिया के लिए अगर कोई है तो वो पेरेंट्स है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी एजेंसीज है। मतलब आजकल की कहानियां आप देख लीजिए ना, बॉलीवुड की, हॉलीवुड की, ये मेन थीम उनकी यही होती है। ओवरऑल ठीक ठाक फिल्म थी, एक बार अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। मैं द ग्रे मैन को दूंगा 6.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में कोई सेक्स न्यूडिटी नहीं है, थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, वायलेंस है, और नेटफ्लिक्स पर इसे यूए सर्टिफिकेट दिया हुआ दिख रहा है। बाकी दोस्तों, आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।